देखो लीनियर प्रोग्रामिंग का जो चैप्टर है वो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर के साथ काफी हद तक कनेक्टेड है, सही है। इसमें इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो इसकी बिजनेस एप्लीकेशन है, यानी कि आप इसको किस तरह से यूज करोगे, और एक इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि मैथ्स में लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो क्या है और उसका फीजिबल रीजन वगैरह क्या चीज होती है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये सीखते हैं कि भाई लीनियर प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमें जब एरिया शेड करने को आएगा बिजनेस एप्लीकेशन के जो सवालात में हमें जो अप्लाई करना होगा उसकी बेसिक क्या होगी। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने एक चीज पढ़ी थी, फॉर एग्जांपल कि y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2, इसकी लाइन बनाना आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था। आप क्या करते थे, आप अपने पास x एक्सिस और y एक्सिस दो एक्सिस बनाते थे, ये आपका x एक्सिस है और ये आपके पास है y एक्सिस। और अगर आपसे कोई बोलता था कि y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन बनाओ, तो फॉर एग्जाम्पल ये आपकी y इज इक्वल्स टू 2 की एक स्ट्रेट लाइन है। y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन का मतलब ये है कि इस लाइन पर y की वैल्यू हमेशा हर वक्त 2 होगी, सही है ना। और इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं mx प्लस c से, जो कि स्ट्रेट लाइन की एक जनरल इक्वेशन थी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो मुझे नजर आ रहा है y इज इक्वल्स टू 2 और m एक स्ट्रेट लाइन का एक पैरेलल टू x एक्सिस लाइन का m कितना होता था, 0। तो अगर m 0 होगा तो m इंटू एक्स भी 0 होगा, इसीलिए y इज इक्वल टू 2 की लाइन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस और इस तरह से सीधी एक लाइन बनती थी जहां पर y की वैल्यू 2 हो। y इज इक्वल टू 2 की ये एक सीधी लाइन है। लीनियर प्रोग्रामिंग के चैप्टर में आपको एरिया शेड करने होंगे। मिसाल के तौर पर लेट से सवाल आपसे बोलता है वो एरिया शेड करो जहां पर y की वैल्यू इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2। हमें सवाल ये बोल रहा है कि वो एरिया शेड करो जहां पे y की वैल्यू जो है वो 2 या 2 से ज्यादा होती है। तो जो हमारे पास y और x एक्सिस हैं, हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस हैं, ये हमारे पास ये x एक्सिस हो गया, ये हमारे पास y एक्सिस हो गया। x की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पर 4 हो गई, यहाँ पर 5 हो गई, ठीक है। अगर वो ये बोलता है y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2 वाला एरिया शेड करो, तो यहाँ पर y की वैल्यू जो है ना 2 है। अगर वो मुझसे ये बोल रहा है कि वो एरिया शेड करो जहां पर y की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होगी, तो मैं इस लाइन के ऊपर वाला एरिया जो है उसको शेड करूंगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जो y की वैल्यू है वो 2 या 2 से ज्यादा है। नीचे तो y की वैल्यू कम है ना, नीचे 1 है, या फिर ये ओरिजिन है, यहाँ पर y 0 होगा, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर -2 होगा। तो मेरा जो शेडेड रीजन होगा वो इस लाइन के, इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर वाले एरिया में जा रहा होगा। इसी तरह से अगर सवाल ये बोल देता कि y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 2, y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 2, y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 2 वाला एरिया शेड करो, तो उस सिनेरियो में मैं अपने पास अगर यही सेम ग्राफ बनाऊं जिसमें से ये x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है, x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, जहां पर y इज इक्वल्स टू 2 है, लेस देन और इज इक्वल्स टू 2 के केस में मेरे पास ये जो लाइन बन रही होगी इसके नीचे वाला एरिया शेड होगा। अगेन रीजन ये है कि इस पर्टिकुलर लाइन पर y की वैल्यू 2 है, इसके ऊपर y की वैल्यू 2 से ज्यादा है,
इससे नीचे y की वैल्यू 2 से कम होगी, 1 होगी, 0 होगी, -1 होगी, -2 होगी। ठीक है, ये क्लियर है 3 ग्राफ्स। इसी तरह से अब हम आ जाते हैं x पर। देखो लेट से अगर कोई आपको बोले कि x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4, इसकी लाइन बनाओ, x इज इक्वल्स टू 4 की लाइन बनाओ। इस केस में आप क्या करोगे, आप अगेन x एक्सिस और y एक्सिस बना लो। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। यहां पर सेंटर में z 0 होता है, x 0 होता है, यहां पर x 1 है, यहां पर x 2 है, यहां पर x 3 है, यहां पर x 4 है, यहां पर x 5 है, यहां पर x 6 है। तो अगर कोई मुझसे बोलेगा x इज इक्वल्स टू 4 वाली लाइन बनाओ, यानी कि एक ऐसी लाइन बनाओ जिस पर x की वैल्यू 4 हो, तो मैं जहां पर x की वैल्यू 4 है ना, वहां पर एक सीधी लाइन बनाऊंगा और बोलूंगा ये x इज इक्वल्स टू 4 की लाइन है। इसका मतलब ये है कि इस लाइन पर हमेशा x की वैल्यू 4 है। हाँ, इसकी जगह अगर सवाल ये बोलता है कि x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 4 वाला एरिया शेड करो, तो इस लाइन के उल्टे हाथ वाला एरिया शेड करूंगा या सीधे हाथ वाला? इस लाइन के उल्टे हाथ वाला एरिया शेड करूंगा। अगर सवाल बोलते हैं एक्स इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 4 वाला एरिया शेड करो, तो ये पर्टिकुलर एरिया शेड होगा। ये पर्टिकुलर एरिया इसलिए शेड होगा क्योंकि अगर तुम 4 की लाइन देखते हो, उसके उल्टे हाथ पर x की वैल्यू 3, 2, 1, 0, -1, -2 यानी कि 4 या 4 से कम है। लेकिन अगर आपका सवाल ये बोले कि वो एरिया शेड करो जहां पर x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा होगी, तो आप ये जो लाइन है ना, इसके सीधे हाथ पर जो एरिया आ रहा है, इस एरिया को शेड करोगे। अगेन रीजन वही है कि इस लाइन के सीधे हाथ पर x की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 4 या 4 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो हमने अपने पास एरिया को शेड करना सीख लिया। इसमें कोई मसला है पर्टिकुलरली बताओ। 4 बातें, y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू समथिंग होगा तो y वाली लाइन के नीचे वाला एरिया शेड, y इज ग्रेटर देन समथिंग होगा तो उसके ऊपर वाला, x इज लेस देन समथिंग होगा तो लेफ्ट वाला, x इज ग्रेटर देन सम वैल्यू होगा तो सीधे हाथ वाला। ये 4 तरह के एरियाज हम लोग अपने पास शेड कर रहे होंगे। अच्छा, अब हम इन सबको एक साथ मर्ज करते हैं, इकट्ठा लेकर आते हैं, और उससे पहले एक डेफिनेशन हम अपने पास लिख लेते हैं। एक आपके पास बहुत काम की जो चीज आगे आएगी वो होगा आपका फीजेबल रीजन। फीजेबल रीजन, ठीक है, फीजेबल रीजन। फीजेबल रीजन क्या होगा? फीजेबल रीजन एरिया which satisfies all inequalities, या कंस्ट्रेंट्स। एक ऐसा एरिया जो सारी इनइक्वालिटीज या कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करेगा। सर इनइक्वालिटीज या कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? देखो, एक तो इक्वालिटीज होती हैं, x इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वालिटी है, x 2 के बराबर है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 2, x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2, y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 2। लेस देन का साइन आ जाए या ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो वो इक्वल्स टू उसके नहीं है, बल्कि इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि बराबर या बराबर से कम, ज्यादा, बराबर या उससे ज्यादा। अब फीजिबल रीजन क्या होता है? एक ऐसा एरिया होता है विच सेटिस्फाइज ऑल इनइक्वालिटीज या कंस्ट्रेंट्स। अगर आपके पास लेट से किसी सवाल में 4, 5, 6 कंस्ट्रेंट्स इनइक्वालिटीज एक साथ दीनी है और बोला जाए कि फीजिबल रीजन बनाओ, तो फीजिबल रीजन वो रीजन होगा जो दी गई सारी कंडीशंस को इकट्ठा एक ही वक्त एक साथ एक ही ग्राफ पेपर पर मीट कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर लेट से एक सवाल आया
क्या फीजेबल रीजन को शेड करो और 4 इनइक्वालिटीज देनी, बोला एक्स इज लेस देन और ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2, फिर बोला एक्स इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 7, फिर बोला वाई इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1, फिर ये भी बोला वाई इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 5। 4 कंडीशंस दे दी, 4 कंडीशंस दे दी और बोला एक ग्राफ बनाओ और वो ग्राफ ऐसा बनाओ जिस पर ये चारों बातें, चारों कंडीशंस एक साथ पूरी हो रही हो और उसको शेड करो। अब अगर आप अपना एक ग्राफ बनाओगे, मैं यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाता हूं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। सेंटर में एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं, यहां पर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर होगा लेट से 1 2 3 4 5 6 7, x is greater than or is equals to 2, x is greater than or is equals to 2, ये यहां पर x की वैल्यू 2 है, x is greater than or is equals to 2 का क्या मतलब हो गया कि जो फीजेबल रीजन होगा वो इस लाइन के सीधे हाथ पर होगा। x is greater than or is equals to 2 का मतलब ये हो गया कि वो एरिया की बात हो रही है जहां पर x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा और वो इस लाइन के सीधे हाथ की तरफ होगी, ये बात हमें पता है, ठीक है ना, यानी कि एरिया हमारा सीधे हाथ पर होगा। दूसरी कंडीशन दी हुई है x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 2, दूसरी कंडीशन दी हुई है x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 2, x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 2 का मतलब ये हो गया कि यहाँ सॉरी 7, x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 7 का मतलब ये हो गया कि जहां पर x की वैल्यू 7 है उसके उल्टे हाथ पर है ना, उल्टे हाथ पर जहां पर 6 5 4 3 2 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 1, तो जहां पर y 1 है वहां पर एक सीधी लाइन बनाई और इस लाइन के क्या होगा, ऊपर या नीचे, इस लाइन के ऊपर, क्योंकि ऊपर की तरफ जो है वो y की वैल्यू 1 2 3 4 बढ़ रही होती है, और लिखा हुआ है y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 5, यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे। तो ये जो बॉक्स है ये बन गया बॉक्स, देखो इस लाइन के नीचे होना चाहिए, इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, वो वाली लाइन के सीधे हाथ पर, इस वाली लाइन के उल्टे हाथ पर। तो ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स, इस बॉक्स में जितनी भी वैल्यू, इस बॉक्स में जो एरिया आ रहा है, इस रीजन को, इस एरिया को हम लोग फीजेबल रीजन कहेंगे। फीजेबल रीजन वो रीजन होता है जो बताई गई जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं वो सारी की सारी कंडीशंस, इनइक्वालिटीज एक साथ एक ही वक्त इकट्ठा एक ही ग्राफ पर पूरा कर रहा हो। अगर हम फीजेबल रीजन से कोई भी पॉइंट पिक करते हैं, अगर हम फीजेबल रीजन से कोई भी कोऑर्डिनेट पिक करते हैं तो बताई गई सारी कंडीशंस उधर पूरी हो रही होती हैं। अगर फीजेबल रीजन से कोई भी कोऑर्डिनेट हम पिक करते हैं तो बताई गई सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो पूरी हो रही होती हैं। अब ये जो फीजेबल रीजन बना है येलो वाला, इसके बीच में से एक पॉइंट मैं पिक करता हूं, मिसाल के तौर पर मैं यहां पर मार्क कर लूं, लेट से मैं जो है ना ये वाला पॉइंट जो है ना मार्क करता हूं, इसको ए कह देता हूं। ए जो पॉइंट मैंने मार्क किया है ना, ए जो पॉइंट मैंने मार्क किया है, नीचे से अगर रीड करते हो तो यहां पर 5 लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड से रीड करते हो तो 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है यानी कि x, y की वैल्यूज जो है ना वो 5, 3 है। यहां पर ए पॉइंट पर x की वैल्यू 5 है, ए पॉइंट पर y की वैल्यू 3 है। क्या ये फीजेबल रीजन के अंदर है पॉइंट? ये दी गई सारी कंडीशंस को पूरा करेगा, दी गई सारी कंडीशंस को पूरा करेगा। इसका मतलब ये है कि यहां की जो x की वैल्यू होगी ना, जो कि 5 आ रही है, वो x वाली रेंज के अंदर होंगी। देखो 5 जो है वो 2 से ज्यादा होता है, 7 से कम होता है, यानी कि जो x वाली दो कंडीशंस थी कि x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो, x की वैल्यू 7 या 7 से कम हो, वो बात पूरी हो रही है, पहली दो बातें पूरी हो गई। इधर जो y की वैल्यू है वो 3 है, क्या y 1 या 1 से ज्यादा होता है? यस। क्या y जो है वो 5 या 5 से कम होता है? यस। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम फीजेबल रीजन कहेंगे
फीजिबल रीजन वो रीजन होता है जो दी गई सारी कंडीशंस को एक साथ इकट्ठा मीट कर रहा हो। फीजिबल रीजन वो रीजन होता है जो दी गई सारी कंडीशंस एक साथ मीट कर रहा हो, एक साथ सेटिस्फाई कर रहा हो। जितनी भी बताई गई बातें थी, जितनी भी बताई गई 4 कंडीशंस थी, वो चारों कंडीशंस ए पॉइंट पर पूरी हो रही हैं। वहां का x 2 या 2 से ज्यादा भी है, वहां का x 7 या 7 से कम भी है, वहां का y 1 या 1 से ज्यादा भी है, वहां का y 5 या 5 से कम भी है। ऐसा कभी नहीं होगा कि फीजिबल रीजन से तुम पॉइंट उठाओ और उसका x जो है वो 2 से कम हो। ऐसा कभी नहीं होगा तुम फीजिबल रीजन से कोई पॉइंट उठाओ उसका x 7 या 7 से ज्यादा हो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि वहां का y 1 से कम हो या 5 से ज्यादा हो, ऐसा नहीं होगा। फीजिबल रीजन वो रीजन होगा जो बताई गई सारी कंडीशंस को, कितनी कंडीशंस को, सारी कंडीशंस को मीट करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये मेरा एक फीजिबल रीजन बन गया। अच्छा, ये जो मैंने फीजिबल रीजन बनाया है, ये जो मैंने फीजिबल रीजन बनाया है, इसको हम कहते हैं बाउंडेड फीजिबल रीजन। बाउंडेड फीजिबल रीजन क्यों कहते हैं? बाउंडेड फीजिबल रीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पैरामीटर्स डिफाइंड है, इसकी चारों तरफ बॉर्डर है, 3 तरफ भी बॉर्डर हो सकती है, कोई त्रिकोण शेप बन रहा हो, लेकिन मुझे पता है यहां आखिरी हद ये है, आखिरी हद ये है, आखिरी हद ये है, हद दी हुई है, बाउंड्री दी हुई है, लिमिट दी हुई है, तो इसको हम कहेंगे बाउंडेड फीजिबल रीजन। हाँ बोलो, कोई सवाल है? हाँ 50 भी हो सकती है। ठीक है, बहुत फर्क पड़ेगा, मुश्किल होगी। बाउंडेड फीजिबल रीजन जो है वो रीजन होगा जो सारी दी गई कंडीशंस को मीट करे और उसके चारों तरफ, तीनों तरफ एक्सट्रीम लिमिट्स हो। ठीक है, अब मैं एक ऐसा फीजिबल रीजन बनाता हूं जो अनबाउंडेड हो। ये तो बाउंडेड है, बाउंडेड इसलिए क्योंकि देखो मेरे इस रीजन में चारों तरफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाउंड्री है, कोई लिमिट है। सही है, कोई सवाल है? कोऑर्डिनेट ये 5,3 कोऑर्डिनेट था ना, ये बताई गई सारी कंडीशंस को मीट कर रहा है, जो जो कंडीशंस लिखी हुई थी। अच्छा, अब हम आते हैं एक और एग्जांपल पर। ठीक है ना, लेट से आपके पास लिखा वो x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2, y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू, लेट से लिखा हुआ है 1, और सवाल बोलते हैं ये दो इनइक्वालिटीज हैं, ये दो कंस्ट्रेंट्स हैं, और सवाल बोलते हैं इसका फीजिबल रीजन बनाओ। अब अगर मैं इसका फीजिबल रीजन बनाऊंगा ना, तो यहां पर x2 है, x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब है? फीजिबल रीजन इसके राइट साइड पर होगा ना। इधर से देखो ना, बोर्ड क्यों नजर आ रहा है, सीधे हाथ पर होगा ना, सीधे हाथ पर x की वैल्यू 2, 3, 4, 5 ज्यादा होगी। अच्छा, यहां पर अगर y1 है तो फीजिबल रीजन इसके ऊपर होगा, दोनों कंडीशंस मीट करता हुआ ये रीजन होगा। कहां तक शेड करेंगे, कोई लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जो दो कंडीशंस दी हुई थी वो बोला हुआ था कि x जो है वो 2 या 2 से ज्यादा होगा। आगे ये नहीं बोला था कि 3 तक होगा, 4 तक होगा, 7 तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा, लिमिटलेस। और y के बारे में भी ये लिखा था कि y 1 या 1 से ज्यादा होगा, 2 तक होगा, 3 तक होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फीजिबल रीजन मैंने बनाया है ना, इसके दो तरफ तो बाउंड्री है, बाकी दो तरफ बाउंड्रीज नहीं है। ये भी फीजिबल रीजन कहलाएगा। हाँ, इसलिए क्योंकि फीजिबल रीजन की डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसा रीजन जो दी गई बताई हुई सारी कंडीशंस को पूरा करे, तो ये कर रहा। मैंने एक ऐसा रीजन बनाया जहां पर x 2 से ज्यादा है, हाँ। मैंने एक ऐसा रीजन बनाया जहां पर y की वैल्यू 1 से ज्यादा है, हाँ, तो ये फीजिबल रीजन कहलाएगा। अलबत्ता ये वाला फीजिबल रीजन कौन सा फीजिबल रीजन होगा? अनबाउंडेड फीजिबल रीजन कहलाएगा। अनबाउंडेड फीजिबल रीजन कहलाएगा। अनबाउंडेड फीजिबल रीजन इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसके चारों तरफ बाउंड्रीज नहीं है। सर अगर 3 तरफ बाउंड्री होती तो भी अनबाउंडेड कहलाता। अगर फॉर एग्जाम्पल y की अपर लिमिट होती लेकिन x की सीधे हाथ की कोई लिमिट नहीं होती तो भी अनबाउंडेड कहलाता। अनबाउंडेड का मतलब ये है कि चारों तरफ उसके पैक ना हो, कोई ऐसा शेप ना हो जो 3 या 4 तरफ से पैक हुआ हो, ट्राइंगल या स्क्वायर या रेक्टेंगल ना बन रहा हो, तो अनबाउंडेड। इसमें कोई सवाल?
ठीक है, ये आपका अनबाउंडेड फीजिबल रीजन कहलाएगा। इसमें इस केस में दो तरफ बाउंड्रीज हैं, लेकिन ऐसा है कि दो तरफ जो है वो बाउंड्रीज नहीं है। अब कुछ और कॉम्प्लेक्स केसेस पर आते हैं। लेट से आपको अगर सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से बोला जाए y इज इक्वल्स टू x की लाइन बनाओ, y इज इक्वल्स टू x की लाइन बनाओ, y इज इक्वल्स टू x की लाइन जो है ना, y इज इक्वल्स टू x की लाइन, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी लाइन बनाओ जिस पर x और y दोनों एक दूसरे के बराबर हो, पहली चीज। दूसरा, आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर y इज इक्वल टू x की लाइन बनानी है तो इसका मतलब है y इज इक्वल्स टू 1x प्लस 0, और इसको मैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करता हूं तो m की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 0 है। c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। c 0 आने का मतलब क्या है कि ये लाइन कहां से गुजरेगी? ओरिजिन से गुजरेगी, ओरिजिन से गुजरेगी। क्यों सर? देखो, जब ये y एक्सिस को कट करेगी वहां पर x 0 होगा और y एक्सिस पर जो है x 0 होगा और y भी 0 होगा। दूसरी बात ये कि इसका ग्रेडियंट या m कितना आ रहा है? 1। इसका मतलब ये लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होगी, इसका मतलब ये लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होगी। y इज इक्वल टू x की लाइन ऐसे भी बना सकते हो कि भाई एक ऐसी लाइन बनानी है जिस पर y की वैल्यू हमेशा x की वैल्यू के बराबर और x की वैल्यू हमेशा y की वैल्यू के बराबर हो। तो इसका मतलब ये लाइन 0,0 से गुजरेगी, इसका मतलब ये लाइन जो है वो -1,-1 से गुजरेगी, इसका मतलब ये लाइन 1,1 से गुजरेगी, इसका मतलब ये लाइन 2,2 से गुजरेगी। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूंगा तो ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास y एक्सिस है। अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूंगा ना तो ये इस तरह की एक लाइन बनेगी और इस लाइन पर ये लाइन 0,0 से भी गुजरेगी, फिर ये लाइन 1,1 से गुजरेगी, ये लाइन 2,2 से गुजरेगी, ये लाइन 3,3 से गुजरेगी। इसी तरह से नीचे की साइड यहां पर ये लाइन -1,-1 से गुजरेगी, यहां पर ये लाइन -2,-2 से गुजरेगी, सेंटर में ये लाइन 0,0 से गुजरेगी। ये लाइन होती है y इज इक्वल्स टू x की लाइन, यानी कि एक ऐसी लाइन जिस पर y की वैल्यू हमेशा x के बराबर है। अगर आपसे सवाल ये पूछ ले कि वो लाइन शेड करो जहां पर y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू x, वो एरिया शेड करो, वो रीजन शेड करो, वो एरिया शेड करो जहां पर y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू x, वो एरिया जहां पर y की वैल्यू x की वैल्यू से कम हो या बराबर हो। y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू x, एक ऐसा एरिया जहां पर y की वैल्यू x की वैल्यू के या तो बराबर या तो उससे कम हो। तो इस लाइन के नीचे वाला एरिया शेड करेंगे या ऊपर वाला? इस लाइन के नीचे वाला एरिया शेड करेंगे। अगर आपसे सवाल बोलेगा y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू वाला एरिया शेड करो, तो आप इस लाइन के नीचे वाला एरिया शेड करोगे। सर इसकी क्या रीजन है? देखो, इस लाइन के नीचे से अगर आप कोई भी पॉइंट पिक करोगे ना, उस पॉइंट की y की वैल्यू उस पॉइंट के x की वैल्यू से कम ही होगी। पहले मैं अपना सेंटेंस रिपीट करता हूं, फिर एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। मैंने ये कहा कि हमें वो एरिया शेड करना था जहां पर y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू x, हमें वो एरिया शेड करना था जहां पर y की वैल्यू x की वैल्यू के बराबर या उससे कम होगी। अगर हमें ये वाला एरिया शेड करना है जहां पर y की वैल्यू x की वैल्यू से कम या उसके बराबर होगी, तो हमने जो लाइन बनाई है ना, हम उसके नीचे वाला एरिया शेड करेंगे। इस लाइन के नीचे आप हमेशा ये याद रखो कि कोई भी कोऑर्डिनेट पिक करोगे ना, उधर y की वैल्यू x की वैल्यू से कम होगी। सुनना जरा गौर से कैसे। देखो, लेट से ये 2,2 है ना, 2,2 के यहां पर नीचे आते हैं, यहां पर x कितना होगा? 2 होगा। अगर मैं 2,2 के नीचे आऊं तो यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। अच्छा, ये 1,1 है, 1,1 है तो यहां पर y कितना होगा?
1 होगा, ठीक है, क्योंकि 1,1 जब हमने पढ़ा होगा तो हमने देखा होगा ना लेफ्ट साइड पर y की वैल्यू 1 आ रही है और यहां पर x1 होगा। अच्छा 2,2 पर ये वाली वैल्यू 2 होगी। अब मैं एक पॉइंट पिक करता हूं, लेट्स से मैं ये वाला पॉइंट पिक करता हूं, इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स बताओ कितने होंगे। ये होगा 2,1। क्यों? क्योंकि जब मुझे कोऑर्डिनेट्स रीड करने होते हैं तो ए अगर जो पॉइंट है उसके नीचे देखूंगा एक्स की वैल्यू आ रही है 2, और ए के लेफ्ट साइड पर देखूंगा तो वाई की वैल्यू आ रही है 1। तो मैं ये कहूंगा कि भाई इस जगह के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 2,1 है, यानी कि यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई की वैल्यू कितनी है 1। और हमें वो एरिया शेड करना था जहां पर y की वैल्यू x की वैल्यू के बराबर या उससे कम होगी, और ऐसा ही है। यहां पर आप y की वैल्यू देखो 1 है, x की वैल्यू देखो 2 है, यानी कि y की वैल्यू x की वैल्यू के बराबर या उससे कम है। जी हाँ। इसी तरह से अगर आपसे सवाल ये बोल देता कि वो एरिया शेड करो जहां पर y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू x, वो एरिया शेड करो जहां पर y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू x, यानी कि y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू से ज्यादा या उसके बराबर है, तो आप इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर वाला एरिया शेड करते हैं। ठीक है, आप इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर वाला एरिया क्यों शेड करते हैं? क्योंकि अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर देखता हूं, अगर इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर वाला एरिया देखता हूं तो वहां पर जो y की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू के या तो बराबर होगी या उससे ज्यादा ही होगी। कैसे सर? लेट से यहां से भी एक पॉइंट पिक कर लेते हैं, एक पॉइंट की एग्जांपल से मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल लेट से मैं ये वाला पॉइंट पिक कर लेता हूं, इसको मैं कह देता हूं पॉइंट बी। मुझे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1,2। बी पॉइंट पर अगर हमें एक्स देखना है हम नीचे जाएंगे 1 आएगा, बी पॉइंट पर अगर हमें वाई देखना है तो हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो 1,2 है। 1,2 का मतलब ये है कि यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है 1, वाई की वैल्यू कितनी है 2, और हमें वो एरिया शेड करना था जहां पर y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू x। वो एरिया शेड करना था जहां पर जो y की वैल्यू हो वो x की वैल्यू से ज्यादा हो, और ऐसा ही यहां पर हो रहा है। इसमें कोई मसला? अब इसका मतलब ये हो गया कि हमें अगर y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू x लिखा हुआ होगा तो y इज इक्वल्स टू x की लाइन के नीचे वाला एरिया शेड होगा। हाँ, y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू लिखा हुआ होगा, अगर y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू x लिखा हुआ होगा, y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू x, तो जो पर्टिकुलर लाइन y इज इक्वल्स टू x की है उसके नीचे वाला एरिया शेड होगा। और अगर y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू x लिखा हुआ होगा तो जो लाइन है उसके ऊपर वाला एरिया शेड होगा। अच्छा, अगर मैं लेट से आपको यूं बोलूं x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू y, देखो अगर इसका अगर हम तर्जुमा करते हैं तो ये क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू y। ये दोनों एक ही बात है। y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू x, y की वैल्यू x की वैल्यू के बराबर या उससे कम होगी। y की वैल्यू पहले की इंटरप्रिटेशन क्या है, y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू x, y की वैल्यू x की वैल्यू से कम या उसके बराबर होगी। और दूसरा जुमला भी तो यही है, x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू y, x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर या उससे ज्यादा होगी। तो आपने ऐसा नहीं याद रखना अभी कि लेस देन का साइन नजर आ रहा है तो जो भी लाइन बनेगी उसके नीचे एरिया शेड कर दूंगा। आपने सवाल देखना पड़ेगा, देखो यहां पर साइन जो है वो ग्रेटर देन का है लेकिन पूरी पोजीशनिंग भी उल्टी है, y जो है वो लेफ्ट नहीं बल्कि इनइक्वालिटी के सीधे हाथ पर है।
और अब वो कहना चाह रहे हैं कि x की वैल्यू y की वैल्यू से ज्यादा हो। तो इन दोनों केसेस में मेरे पास जो फीजिबल रीजन होगा वो लाइन के नीचे ही शेड होगा। y की वैल्यू x की वैल्यू से कम या उसके बराबर है, यानी कि x की वैल्यू उसके बराबर या उससे ज्यादा है, एक ही बात है। अब हम इस लाइन को इन्वॉल्व कर फीजिबल रीजन बनाते हैं, इस पर्टिकुलर लाइन को इन्वॉल्व कर फीजिबल रीजन बनाते हैं। देखो एक क्वेश्चन से इसको थोड़ा सा और समझते हैं। लेट्स से आपके पास लिखा हुआ है y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू x, साथ में आपके पास लिखा हुआ है y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू -1, और साथ में आपके पास लिखा हुआ है x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 3। ये तीन बातें दी हुई हैं। पहली बात y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू x, दूसरी बात y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू -1, और तीसरी बात x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 3। सवाल बोलते हैं इसका फीजिबल रीजन बनाओ। आप क्या करोगे, आप अपने पास x एक्सिस y एक्सिस बनाओगे, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। जब सवाल बोल रहा है y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू x, तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले y इज इक्वल्स टू x वाली लाइन बनानी होगी। y इज इक्वल्स टू x वाली लाइन कैसी होती है, इस तरह से होती है सर, जो 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 से गुजरती है। ठीक है। दूसरी बात, y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू x, इस लाइन के नीचे वाला एरिया शेड होगा या ऊपर वाला, इस लाइन के नीचे वाला एरिया शेड होगा। पहली चीज हम याद रखेंगे कि जब हम फीजिबल रीजन को शेड करेंगे तो ये जो भी लाइन है इसके नीचे वाला एरिया शेड होगा, क्योंकि हमें वो एरिया शेड करना है जहां पे y की वैल्यू x की वैल्यू के बराबर या उससे कम। दूसरी चीज है y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू -1, y की वैल्यू -1 या उससे ज्यादा होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट से अगर यहां पर y की वैल्यू -1 है, ऐसा ही है ना, y की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो अगर लिखा हुआ है y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू -1, तो मुझे बताओ ये जो लाइन है इसके ऊपर या नीचे, इसके ऊपर वाला एरिया शेड होगा, क्योंकि इसके नीचे तो y की वैल्यू -2, -3, -4 और कम हो जाएगी। उससे लिखा था y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू -1, y की वैल्यू -1 या उससे ज्यादा है, तो आप इसके ऊपर एरिया शेड करोगे। तीसरी कंडीशन जो आपके पास लिखी हुई है वो लिखी हुई है x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 3 या 3 से कम होगी। अब लेट से यहाँ पर x 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, ये x इज इक्वल्स टू 3 है। यहां पर भी एक लाइन बना लेते हैं, और ये x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 3। अब बताओ इस लाइन के लेफ्ट वाला एरिया शेड होगा, तो मेरे ख्याल में मेरा फीजिबल रीजन ये होगा, है ना, ऐसे ही है ना, ये मेरा फीजिबल रीजन होगा। फीजिबल रीजन वो रीजन होता है जो बताई गई सारी इनइक्वालिटीज को, सारी कंडीशंस को एक साथ मीट करे, सेटिस्फाई करे। तो ये वो रीजन है, ये वो रीजन है जो पहली कंडीशन के हिसाब से y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू x के हिसाब से, जो y इज इक्वल्स टू x की लाइन है उसके नीचे शेड हो रहा है। यही वो रीजन है जो y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू -1, यानी कि जहां पर y -1 है उसके ऊपर शेड हो रहा है। और यही वो रीजन है जो जहां पर x की वैल्यू 3 है उसके उल्टे हाथ पर शेडिंग हो रही है। अगर मैं यहां से कोई भी पॉइंट पिक करूंगा, मान लो यहाँ पर x1 है और यहाँ पर 2 है, लेट से ये वाला पॉइंट पिक करता हूं, ये वाला पॉइंट पिक करता हूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये जो a पॉइंट मार्क किया है 1, 0, x एक्सिस पर है ना, x एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है, x एक्सिस पर है ना पॉइंट, x एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है, तो 1, 0। क्या ये सारी कंडीशंस मीट कर रहा है, यहां पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। क्या y की वैल्यू x की वैल्यू से कम है, क्या y की वैल्यू x की वैल्यू से कम है, यस। क्या y की वैल्यू -1 से ज्यादा है, यस। क्या x की वैल्यू 3 या 3 से कम है, यस। x की वैल्यू जो है वो 1 है और वो 3 या 3 से कम है, यस। सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इसीलिए इसको कहेंगे फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन कौन सा रीजन होता है, जो बताई गई सारी की सारी कंडीशंस को एक ही साथ पूरा करे।
और अगर मैं उसमें से कोई पॉइंट मार्क करूं तो बताई गई कंडीशन सारी वहां पर पूरी हो रही हो। अब जरा गौर से एक बात सुनना। देखो सवाल अगर ये है कि ये तीन इनइक्वालिटीज हैं तो उसका फीजिबल रीजन ग्रीन वाला है। एग्रीड? ऐसा ही है। अब हम एक और चीज पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं रिडंडेंट कंस्ट्रेंट या रिडंडेंट इनइक्वालिटी। रिडंडेंट कंस्ट्रेंट या रिडंडेंट इनइक्वालिटी। रिडंडेंट क्या होता है? नाकारा, फालतू, जिसका होना ना होना कोई फर्क, जिसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कंस्ट्रेंट या इनइक्वालिटी यानी कि ये वाले फंक्शन रिडंडेंट कंस्ट्रेंट जिसके होने ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। रिडंडेंट कंस्ट्रेंट वो कंस्ट्रेंट होता है, वो इनइक्वालिटी होती है जो अगर हो तो भी फीजिबल रीजन वही होगा जो अगर वो ना होती तो होता। मिसाल के तौर पर लेट से सुनना जरा गौर से, अगर मैं सवाल ऐसा बनाऊं, मैं आपको बोलूं एक फीजिबल रीजन शेड करो, सुनना गौर से, मैं बोलता हूं फीजिबल रीजन शेड करो और इनइक्वालिटीज है y इज लेस देन और इज इक्वल्स टू x, ऊपर लिखी हुई आ रही है, वही लिख दी है। नंबर 2, y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू -1, ऊपर लिखी हुई आ रही है, बिल्कुल। नंबर 3, x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 3, ऊपर लिखी हुई आ रही है, बिल्कुल। तो कौन सा फीजिबल रीजन बनेगा? जो बना है वही बनेगा। अगर मैं इसमें एक और बात शामिल कर दूं, x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 5, यानी कि एक बात शामिल क्या की है कि x की वैल्यू 5 या 5 से कम होगी, क्या मेरा फीजिबल रीजन चेंज होगा? मेरा फीजिबल रीजन चेंज नहीं होगा। क्यों सर? यहां पर तो एक, ये तो 4 आ गया और ये 5 आ गया, तो यहां पर भी तो एक लाइन बननी चाहिए और आपका फीजिबल रीजन थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए। फीजिबल रीजन वो रीजन होता है जो सारी कंडीशंस को मीट करे, पहली चीज। और अगर उस रीजन में से कोई कोऑर्डिनेट पिक किया जाए तो वो दी गई सारी कंडीशंस को पूरा कर रहा हूं। अगर मैं उसको शेड कर दूंगा ना तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? देखो सुनो जरा, अगर लेट से मिसाल के तौर पर मैं इसको शेड कर देता हूं तो फिर ये वाला पॉइंट भी फीजिबल रीजन में आ जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा? 4,0 होगा। अगर मिसाल के तौर पर मैं गलती से उसको शेड कर देता हूं तो फिर मेरे फीजिबल रीजन में 4,0 भी आ जाएगा। क्या 4 x की वैल्यू 4 3 से कम होती है? नहीं। फीजिबल रीजन तो वो रीजन है जो बताई गई सारी कंडीशंस को मीट करे और अगर उसमें से कोई कोऑर्डिनेट पिक करो तो उस कोऑर्डिनेट की वैल्यूज इस रेंज में आ रही हो। ऑल लिखा था फीजिबल रीजन की डेफिनेशन में, हमने लिखा था विच सेटिस्फाइज ऑल गिवन कंडीशंस, सारी बताई हुई बातें एक ही साथ पूरी हो रही हो। ये बात आपकी सही है कि 5 से तो कम है ना, लेकिन क्या हम इन चारों चीजों के हिसाब से अगर देखें तो चारों बातें पूरी हो रही है? नहीं। 5 से कम है हाँ, लेकिन 3 से तो कम नहीं है। फीजिबल रीजन के जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, ऐसा नहीं है सेपरेटली ये बात पूरी हो गई ये बात पूरी, ऐसा नहीं है, बल्कि सारी बातें एक ही साथ पूरी हो रही होंगी। ठीक है। फीजिबल रीजन वो रीजन होता है जो बताई गई सारी की सारी कंडीशंस उसके कोऑर्डिनेट्स हो, हम जिस कंडीशन पे टेस्टिंग करें ना उसका आंसर यस में आए, तो इसलिए ये फीजिबल रीजन नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई बोलता है कि x की वैल्यू 5 या 5 से कम होनी चाहिए और दूसरी जगह पर x की वैल्यू 3 या 3 से कम है, तो जो चीज 3 से कम है वो 5 से कम भी है। हमें जब कोई फीजिबल रीजन शेड करना होगा और ये 4 चीजें आएंगी, इसका फीजिबल रीजन भी यही ग्रीन वाला एरिया बनेगा, हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे।
हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। हमारा इस सवाल का फीजिबल रीजन और ऊपर वाले सवाल का फीजिबल रीजन दोनों सेम होंगे। हम इस रीजन को एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं तो वहां से पिक किए हुए कोऑर्डिनेट्स चारों बातें एक साथ एक ही वक्त पूरी नहीं करते। लिहाजा क्या ये ब्लू से शेड किया ये फीजिबल रीजन होगा? नहीं होगा। अब जरा गौर से सुनो, इस सवाल में x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 5 हो, या इस सवाल में x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 5 ना हो, फीजिबल रीजन चेंज होता? नहीं। तो हम कहेंगे कि ये x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 5 कौन सा कंस्ट्रेंट है? रिडंडेंट कंस्ट्रेंट है। हम ये कहेंगे कि ये हमारा रिडंडेंट कंस्ट्रेंट है। इसके होने या इसके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये हो तो भी फीजिबल रीजन ग्रीन वाला एरिया है, अगर ये ना हो तो भी फीजिबल रीजन ग्रीन वाला एरिया है। तो अगर कोई ऐसा कंस्ट्रेंट, कोई ऐसी इनइक्वालिटी, कोई ऐसी कंडीशन हो जिसके होने ना होने की वजह से फीजिबल रीजन पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो रिडंडेंट कंस्ट्रेंट कहलाएगा। हाँ बोलो। तो कंस्ट्रेंट ही कुछ तो 5 3 से वैसे पहले होता नहीं है। तुम यूं कह लो कि भाई सर x इज लेस देन और इक्वल टू 2 होता। अगर आपके सवाल में यहाँ पर 5 नहीं बल्कि 2 होता, यूं कहो ना, ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो मेरा फीजिबल रीजन चेंज हो जाता। उस केस में 3 वाला कंस्ट्रेंट क्या बन जाता? रिडंडेंट। क्योंकि उस सवाल में अगर 3 हो 3 ना हो, फीजिबल रीजन वही होगा जो 2 के हिसाब से बना हुआ। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो रिडंडेंट कंस्ट्रेंट वो होता है जिसके होने ना होने की वजह से आपका जो फीजिबल रीजन है उस पर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। बात समझ में आ रही है? एक चीज छोटी सी पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर हम मगरिब का ब्रेक ले लेंगे। मुझे एक बात बताओ, लेट से कोई सवाल बोले फीजिबल रीजन, बोल रहे एनालाइज, आईकेप का सवाल है एनालाइज द फीजिबल रीजन। एक सवाल आया हुआ आपके पास, x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। आईकेप का सवाल है एनालाइज द फीजिबल रीजन, और सवाल में दो बातें, दो कंस्ट्रेंट लिखे हुए हैं, x 2 या 2 से और y 3 या 3 से। अनबाउंडेड फीजिबल रीजन बनेगा या बाउंडेड? अनबाउंडेड बनेगा। कैसा बनेगा? जहां पर x 2 है उसके राइट साइड पर, और जहां पर y 3 है उसके ऊपर की साइड, ये होगा रीजन। एग्री करते हो? एनालाइज द फीजिबल रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? अनबाउंडेड है। दूसरा केस, x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 7, x इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 3। बताओ जल्दी बताओ, बाउंडेड है अनबाउंडेड है भी या नहीं है? क्या आप कोई ऐसा एरिया ग्राफ पर शेड कर सकते हो जिसको आप शेड करो तो वहां के x की वैल्यू 3 से कम भी आए और 7 से ज्यादा भी आए? तो इसीलिए उसने ये नहीं लिखा शेड द फीजिबल रीजन, उसने लिखा एनालाइज द फीजिबल रीजन। आपका जवाब होगा फीजिबल रीजन वो रीजन होता है जो सारी कंडीशंस को मीट करे। मैं ऐसा कोई एरिया शेड नहीं कर सकता, मैं ऐसा एरिया कोई शेड नहीं कर सकता जहां पर एक ही वक्त x की वैल्यू 3 से कम भी आए और 7 से ज्यादा भी आए। देखो मैं ऐसा एरिया शेड नहीं कर सकता जहां पर दोनों बातें एक साथ पूरी हो रही हो। अब कोई अगर ये बोलते हैं सर आप यहां पे भी शेड कर दो, यहां पे भी शेड कर दो, फीजिबल रीजन की एक और कंडीशन थी कि वहां से कोई कोऑर्डिनेट पिक किया जाएगा तो बताई हुई बातें पूरी होंगी। वहां से पिक करूंगा तो x कितना होगा? 7 या 7 से ज्यादा, तो ये कंडीशन पूरी नहीं होगी। यहां से पिक करूंगा तो x कितना होगा? 3 या 3 से कम, तो ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होगी। फीजिबल रीजन में से अगर मैं कोऑर्डिनेट पिक करूं ना तो बताई गई बातें पूरी होनी चाहिए। तो आपका जवाब होगा नो फीजिबल रीजन। इस एरिया का कोई फीजिबल रीजन है ही नहीं, क्योंकि कोई ऐसा एरिया होता ही नहीं है जहां पर x की वैल्यू 3 से भी कम हो और साथ में 7 से भी ज्यादा हो। एक ऐसा नंबर बताओ जो 3 से कम हो और 7 से ज्यादा हो।
कोई भी नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे नो फीजिबल रीजन। इस केस में सवाल की वर्डिंग में एनालाइज होगा, एनालाइज अ फीजिबल रीजन। अब आप लोग आओ 10 मिनट के मगरिब के ब्रेक के बाद, उसके बाद शुरू करते हैं।